तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, एग्जाम टाइम सीरीज एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट रिवीजन के रूप में आज प्रस्तुत है 17वां वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्वाचन पद्धति, शक्ति अभियान, पराश्रितता का सिद्धांत और व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। आप सभी से निवेदन है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एग्जाम टाइम सीरीज का 17वां वीडियो और देखते हैं निर्वाचन पद्धति और शक्ति अभियान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पराश्रितता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के मूल प्रतिपादक रॉल्फ प्रेबिस हैं। इनके अनुसार लैटिन अमेरिका जैसी तीसरी दुनिया के देशों के अल्प विकास का मूल कारण इन देशों में पूंजीवाद का अभाव है। अतः प्रेबिस ने इन देशों में स्वायत्त पूंजीवाद के विकास पर बल दिया है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि पराश्रितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो पराश्रितता के सिद्धांत का प्रतिपादक रॉल्फ प्रेबिस ने किया है। पराश्रितता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो लैटिन अमेरिका के जैसे तीसरी दुनिया के देशों से संबंधित है और जहां आपको बता दें अल्प विकास से जुड़ा हुआ यह सिद्धांत है। और कहा गया है कि ऐसे देशों में अल्प विकास की अवस्था इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहां पर पूंजीवाद का अभाव है। तो इसीलिए प्रेबिस ने यहां पर जो है स्वायत्त पूंजीवाद के विकास पर स्पेशली बल दिया है। मार्क्सवादी पराश्रितता सिद्धांतकारों ने पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने पर बल दिया है। इनके अनुसार विकासशील देशों के पिछड़े होने का मूल कारण इनका विकसित देशों द्वारा किया गया शोषण है। वहीं मार्क्सवादी पराश्रितता सिद्धांतकार जो है वो मानते हैं कि जो विकासशील देश हैं इनके पिछड़े होने का मूल कारण विकसित देशों द्वारा इनका किया गया शोषण है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मार्क्सवादी विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था के अगेंस्ट होती है और ये इसे नष्ट करके साम्यवादी विचारधारा का स्थापना करना चाहती है। वहीं वालर स्टीन ने विश्व व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए पराश्रितता सिद्धांत की मान्यता में आंशिक परिवर्तन किया है और वालर स्टीन के अनुसार विकासशील देश भी विकसित पूंजीवादी देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं, इसलिए कोर परिध व अर्ध परिध के राष्ट्रों का शोषण करते हैं। पराश्रितता सिद्धांतकारों ने अपनी मूल मान्यता लेनिन के विचारों से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? लेनिन के विचारों से प्राप्त की है। इनके अनुसार विश्व व्यापार में विनिमय एवं असमानता व्याप्त है। कच्चे पदार्थों का उत्पादन विकासशील देश करते हैं किंतु विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ विकसित देशों को प्राप्त होता है। इनके अनुसार विकासशील देश अल्प विकास के शिकार हैं। इनके अल्प विकास का मूल कारण साम्राज्यवादी शोषण है। इन सिद्धांतकारों के अनुसार तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित हैं। पराश्रितता सिद्धांत के प्रमुख मान्यताकारों में एजी फ्रैंक एवं समीर अमीन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वहीं नौ पराश्रितता सिद्धांत का विकास डैश संतोष ने किया है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा सभी देशों का शोषण किया जाता है। इसे नौ कारपोरेटवाद भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नौ कारपोरेटवाद किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जो नौ पराश्रितता का सिद्धांत है उसे ही नौ कारपोरेटवाद भी कहते हैं। अब कुछ प्रमुख सिद्धांतकार और उनसे संबंधित सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। तो पाल बारान एवं शुइजी ने एकाधिकारी पूंजीवाद का विचार दिया है। मोरो मोरनी ने उपसाम्राज्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एंद्रेदे ने विकास के खेमे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वहीं गोंजालेज केसनोवा ने आंतरिक उपनिवेशवाद का प्रतिपादन किया है। कार्डोसो ने पराश्रित पूंजीवाद विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वहीं गाल्डंग ने संरचनात्मक साम्राज्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब बात करते हैं नव उपनिवेशवाद क्या है। नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग एन क्रोमा ने किया। यह संकल्पना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चर्चा में आई है। एन क्रोमा जो है इन्होंने नियो कोलोनियलिज्म में 1965 में नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं अल्प विकास एवं निर्भरता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। क्या है अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी।
तो पराश्रितता सिद्धांत नवमार्क्सवाद का एक सिद्धांत है जो समकालीन विश्व के उन्नत देशों और विकासशील देशों के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि पराश्रितता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं पराश्रितता का सिद्धांत जो है नवमार्क्सवाद की विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है और ये विकासशील देश और विकसित देशों के मध्य जो संबंध हैं उनका विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों का सामाजिक और आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है और इसके मुख्य समर्थकों में एजी फ्रैंक एवं समीर आमीन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय के स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभुत्व रहता है और यही तीसरी दुनिया के देशों में अल्प विकास का मूल कारण है। एजी फ्रैंक ने कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967 में तर्क दिया है कि लैटिन अमेरिका में राष्ट्रीय पूंजीवाद और राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग विकास को उस तरह बढ़ावा नहीं दे सकते हैं जैसे इनके समानांतर तत्वों ने इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ावा दिया है। फ्रैंक के अनुसार साम्राज्यवादी देश और आश्रित देश आपस में इस ढंग से जुड़े हुए हैं कि जैसे जैसे केंद्र का विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे परिधि का अल्प विकास बढ़ता जाता है। समीर अमीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल 1970 तथा अनइक्वल डेवलपमेंट 1976 में तर्क दिया है कि आज के युग में औद्योगिकृत देश और अत्यल्प विकसित देश आपस में इस ढंग से जुड़ गए हैं कि पूंजीवाद अल्प विकसित देशों में उत्पादन शक्तियों के विकास की अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने में असमर्थ हो गया है। वहीं वाल्टर राडनी ने हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका 1974 में यह विचार दिया है कि यूरोप के शोषण के कारण अफ्रीका आर्थिक रूप से शोषित हुआ है। वहीं कल्याण सान्याल की प्रसिद्ध पुस्तक है रीथिंकिंग कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट राउटलेज इंडिया 2007 में कहा है कि उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में विकास के अलग तरीकों का प्रयोग होना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में। वालरस्टीन मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है। इनके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। वालरस्टीन के अनुसार विश्व व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था की भांति है जिसके लिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है व्यवस्था की सीमा, दूसरी विशेषता है व्यवस्था की संरचना, तीसरी है वैधता के नियम और आपसी संबद्धता। वालरस्टीन ने विश्व व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के रूप में निम्न भागों में विभाजित किया है। पहला है लघु व्यवस्था जिसमें उत्पादन और व्यापारिक संबंध विद्यमान होते हैं जो मूलतः पशुपालन और कृषि संबंधों का परिणाम है। और दूसरा है विश्व साम्राज्य, अन्य राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करके उन्हें सैनिक रूप से नियंत्रित करके उनकी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया जाना विश्व साम्राज्य का प्रमुख लक्षण है। वहीं विश्व अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा सैनिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करके विश्व के अन्य राज्यों का शोषण किया गया जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। वालरस्टीन ने विश्व व्यवस्था के राज्य को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है केंद्र, दूसरा है अर्धपरिधि और तीसरा है परिधि। इनके अनुसार यानी किसके, वालरस्टीन के अनुसार कोर के द्वारा अर्धपरिधि एवं परिधि का शोषण होता है जबकि अर्धपरिधि द्वारा परिधि का शोषण होता है। वालरस्टीन के अनुसार इन राष्ट्रों की विशेषताओं पर नजर अगर हम डालें तो कोर राष्ट्र, अर्धपरिधि और परिधि राष्ट्र इनकी विशेषताएं प्रमुख इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले कोर राष्ट्र की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। तो इनमें लोकतांत्रिक सरकार होती है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पाई जाती है, विनिर्मित पदार्थों का निर्यात होता है और कच्चे पदार्थों का आयात होता है। वहीं अर्धपरिधि राष्ट्रों की विशेषताओं पर देखें तो यहाँ पे अधिनायकवादी व्यवस्था पाई जाती है और कल्याणकारी और सुविधा यहाँ पर अल्प होती है। दोनों वस्तुओं का आयात एवं निर्यात होता है। और परिधि राष्ट्रों के लिए यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है यानी गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है और कल्याणकारी राज्य का अभाव होता है। कच्चे पदार्थों का निर्यात और विनिर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता है परिधि राज्यों में। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे शक्ति अभिजन सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में पेरेटो, मोस्का, सी राइट मिल्स, एडवर्ड सिल्स, शुम्पीटर, रॉबर्ट मिचेल्स, जेम्स बर्नहम, रेमंड आरू, कार्ल मैनहाइम, हेराल्ड लासबेल आदि प्रमुख हैं। विल्फ्रेड पेरेटो
यह प्रथम विद्वान है जिन्होंने अभिजन एवं जनसमूह में भेद करने का प्रयास किया है। अभिजन वर्ग यानी विशिष्ट वर्ग का आशय समाज के एक ऐसे वर्ग से है जो मानवीय गतिविधि या मानव जीवन के किसी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान या पद पर विराजमान होते हैं। पैरेटो के अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या दो भागों में विभाजित होती है, एक होता है अभिजन वर्ग और दूसरा होता है जनसमूह। अभिजन वर्ग में भी एक होता है शासक अभिजन और दूसरा होता है गैर शासक अभिजन। पैरेटो के अनुसार समाज के सम्भ्रांत वर्ग तथा असंभ्रांत वर्ग की संरचना स्थायी नहीं होती है तथा इनमें परिवर्तन होता रहता है और पैरेटो ने इस परिवर्तन को परिचालन कहा है। अब बात करते हैं परिचालन के बारे में। तो पैरेटो ने कहा कि यह परिचालन यानी सर्कुलेशन ऑफ इलाइट की प्रक्रिया कभी अभिजन वर्ग और जनसमूह में तथा कभी एक अभिजन वर्ग से दूसरे अभिजन वर्गों में परिवर्तन या प्रत्यावर्तनों के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक अभिजन वर्ग अंततः या नष्ट हो जाता है, इसलिए पैरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान कहा है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान किसने कहा है, तो ये प्रसिद्ध विचारक पैरेटो ने कहा है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभिजन वर्ग के परिचालन की व्याख्या के संदर्भ में पैरेटो ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों अथवा अवशेषों के संप्रत्यय को विकसित किया है। अवशेषों से अभिप्राय उन वास्तविक गुणों से है जिससे तर्क शून्य कार्य, तार्किक कार्य दिखाई देते हैं। पैरेटो ने 6 प्रकार के अवशेष बताए हैं। पहला है मिश्रित तत्व, दूसरा है समुच्चय सातत्व, तीसरा है सामाजिकता और चौथा है सक्रियता, पांचवा है व्यक्ति की अखंडता और छठा है लिंग। पैरेटो के अनुसार इसमें मिश्रित तत्व यानी चालाकी तथा समुच्चय सातत्व यानी बल प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं की सहायता से शासक वर्ग अपने को सत्ता में बनाए रखने में सफल होता है। इन अवशेषों द्वारा निर्धारित कार्य जिन रीतियों द्वारा तार्किक कार्यों का रूप ग्रहण करते हैं, पैरेटो ने उन्हें परिणमन कहा है। मैरी कैलाविंस्का यानी पैरेटो की शिष्या ने अभिजन वर्ग के परिचालन में अंतर निम्न प्रकार से किया है। पहला है स्वयं शासक अभिजन वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के बीच होने वाला परिचालन है। दूसरा है अभिजन वर्ग तथा शेष जन समूह में होने वाला परिवर्तन। यह परिचालन 2 प्रकार का होता है। पहला है निम्न स्तर के व्यक्ति विद्यमान अभिजन वर्ग में प्रवेश पाने में सफल हो सकते हैं तथा दूसरा है निम्नतम स्तर के व्यक्ति आपस में मिलकर एक नवीन अभिजन वर्ग का निर्माण कर सकते हैं जो शक्ति प्राप्त करने के लिए विद्यमान अभिजनों से संघर्ष करता है। पैरेटो के अभिजन परिचालन के सिद्धांत की आलोचना टीबी बार्टमोर ने की है। किसने की है? टीबी बार्टमोर ने की है। गीटानो मोस्का कहते हैं कि मोस्का ने समाज को 2 भागों में विभाजित किया है, एक शासक वर्ग, दूसरा शासित वर्ग। मोस्का के अनुसार शासक वर्ग एवं जनसमूह में निम्न अंतर होता है और दूसरा जो है शासक वर्ग अल्पसंख्यक होता है जबकि शासित वर्ग बहुसंख्यक होता है। राजनीतिक कार्यों का निष्पादन शासक वर्ग द्वारा होता है और सारी सत्ता शासक वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है तथा शासित वर्ग शासक वर्ग द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। मोस्का के शब्दों में अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक शासक वर्ग के सदस्यों में कोई ना कोई गुण ऐसा अवश्य होता है जो उनके समाज में बहुत प्रतिष्ठित अथवा बहुत प्रतिभाशाली होता है, भले ही वह गुण यथार्थ हो अथवा केवल दिखावा मात्र। मोस्का ने अभिजन सिद्धांत में नवीन मध्य वर्ग की धारणा दी है। इन्होंने इस मध्य वर्ग में प्रबंधकों, सफेदपोश कर्मचारियों, वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों, विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों को शामिल किया है। इस मध्य वर्ग के द्वारा ही अभिजन वर्ग जनसमूह से जुड़ा होता है। किसी राजनीतिक संगठन का स्थायित्व इसी वर्ग के नैतिक, बौद्धिक एवं क्रियात्मक स्तर पर निर्भर करता है। मोस्का ने अभिजनों के परिचालन की व्याख्या सामाजिक आधार पर की है। मोस्का के अनुसार यदि समाज में संपत्ति का कोई नवीन स्रोत उभर आता है अथवा ज्ञान का व्यवहारिक महत्व बढ़ जाता है, किसी पुराने धर्म का विनाश हो जाता है और नए का विकास हो जाता है अथवा यदि समाज में कोई नवीन विचारधारा फैल जाती है, तब उसके साथ ही शासक वर्ग से दूरगामी असमंजस्य पैदा हो जाता है। सी राइट मिल्स ने अपनी रचना द पावर एलाइट 1956 में शक्ति अभिजन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मिल्स के अनुसार शक्ति अभिजन की रचना उन व्यक्तियों द्वारा होती है जो अपने पदों के कारण सामान्य पुरुषों एवं स्त्रियों के सामान्य पर्यावरण से ऊपर उठ जाते हैं तथा ऐसे पदों पर आसीन है जो प्रमुख परिणामों से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। मिल्स का मत है कि भिन्न भिन्न समाजों और भिन्न भिन्न युगों में शक्ति के रूप बदल जाते हैं परंतु शक्ति सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रहती है। मिल्स ने दावा किया है कि युद्धोत्तर अमेरिका में राजनीतिक, सैनिक और व्यापार जगत के गुटतंत्र का शासन है। राष्ट्रीय स्तर के सभी निर्णयों में इनका प्रच्छन्न एकाधिकार लोकतंत्रीय प्रक्रिया पर हावी रहता है। मिल्स ने अमेरिकी समाज में
अमेरिकी समाज को जन समाज की संज्ञा दी है। वहीं एडवर्ड सिल्स लिखते हैं, सिल्स ने 20वीं शताब्दी के एशिया एवं अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के संदर्भ में अभिजन वर्ग तथा इसकी भूमिका की विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने अभिजनों के केवल एक वर्ग यानी बुद्धिजीवी वर्ग पर ही अधिक बल दिया है। बुद्धिजीवी प्रत्येक प्रकार के समाजों में पाए जाते हैं। व्यापक अर्थों में बुद्धिजीवी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सामाजिक पहलुओं एवं समस्याओं के बारे में अपनी राय देता है तथा नवीन विचारों द्वारा समाज को दिशा प्रदान करता है। उसमें विचारों का खंडन करने एवं सरकार की आलोचना करने की क्षमता होती है। सिल्स के अनुसार बुद्धिजीवी होने के लिए आधुनिक संस्कृत से प्रभावित होना अनिवार्य है। बाटोमोर के शब्दों में बुद्धिजीवी सामान्यतः लघु समूह है जो प्रत्यक्षतः विचारों के सृजन, संचार तथा समालोचन की दिशा में योगदान करता है। समाज की संस्कृति के साथ उनका प्रत्यक्ष संपर्क बुद्धिजीवी वर्ग की अनिवार्य विशेषता है। बुद्धिजीवियों की विकासशील देशों में राजनीतिक जीवन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका के उल्लेख के कारण सिल्स के सिद्धांत को कई बार राजनीतिक अभिजनों का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक अभिजनों का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? तो सिल्स के अभिजन सिद्धांत को राजनीतिक अभिजनों के सिद्धांत से भी के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट मिशेल्स कहते हैं, रॉबर्ट मिशेल्स एक जर्मन समाज वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में गुटतंत्र के लौह नियम का निरूपण किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो रॉबर्ट मिशेल्स ने किया है। किस पुस्तक में किया है? तो पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में किया है। मिशेल्स का मत है कि समाज में चाहे कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना अपनाई जाए, वह गुटतंत्र या इन्हें गिने लोगों के शासन का रूप अवश्य धारण कर लेते हैं। जेम्स बर्नहम ने प्रबंधकीय क्रांति का सिद्धांत दिया है क्योंकि इसमें उद्योगों के प्रबंधकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। वहीं मैक्स वेबर ने नौकरशाहों को प्रमुख बताया है क्योंकि सरकारी अधिकारियों का यह वर्ग आधिकारिक शक्तिशाली अभिजनों का वर्ग प्रतीत होता है। मैक्स वेबर ने लोकतंत्र को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र की संज्ञा दी है। वहीं था स्टाइन बेवलन ने तकनीकी विशेषज्ञों तथा इंजीनियरों को विशेष महत्व दिया है। बेवलन का मत था कि इंजीनियर जो परिस्थितियों के कारण समाज के आर्थिक कल्याण के रक्षक बन जाते हैं, वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव होते ही पूंजीपतियों को हटाकर समाज के आर्थिक कल्याण का नेतृत्व अपने हाथों में ले लेंगे। विल्फ्रेडो पेरेटो जो 1848 से 1923 तक रहे, इटली से संबंधित विचारक है। इनकी पुस्तकें जो हैं द माइंड एंड द सोसाइटी 1916 में प्रकाशित हुई। द राइज एंड फॉल ऑफ एलाइट्स जो है 1991 में प्रकाशित हुई। और वहीं गिटानो मोस्का, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द रूलिंग क्लास, 1896 में आई। सी राइट मिल्स, ये अमेरिकी विचारक हैं और इनकी पुस्तक है द पावर एलाइट 1956। व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास 1951 में आती है। वहीं एडवर्ड सिल्स की पुस्तकों के नाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट्स, अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट 1960। साथियों, पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी को ये अच्छे से याद करके रखना है। जे शुम्पीटर की पुस्तक का नाम है इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लास 1951। रॉबर्ट मिशेल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें गुटतंत्र के नियम का प्रतिपादन किया है, पॉलिटिकल पार्टीज, जो 1911 में आई है और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी भी गई है। वहीं अब बात करते हैं जेम्स बर्नहम की पुस्तक द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन 1941 में आती है। रेमंड एरन की पुस्तक है द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स 1955 में आई है। लासबेल, डेनियल लर्नल और रॉथवेल की संयुक्त रूप से जो पुस्तक आती है वह है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इलाइट्स 1952। वहीं एडवर्ड सिल्स की पुस्तक आती है द इंटेलेक्चुअल्स एंड द पावर्स एंड अदर इसेज 1972। मैक्स वेबर की पुस्तक ब्यूरोक्रेसी है। आप सभी लोग जानते हैं मैक्स वेबर का नाम नौकरशाही के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं लोकतंत्रीकरण, संक्रमण तथा समेकन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। राजतंत्री, अधिनायकवादी एवं औपनिवेशिक शासन सत्ता का निर्वाचित सरकारों के रूप में परिवर्तन लोकतंत्र कहलाता है तथा इसी प्रक्रिया को लोकतंत्रीकरण कहा जाता है। लोकतंत्र का उदय प्राचीन एथेंस राज्य में 461 से 322 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। रॉबर्ट डॉल ने लोकतंत्र को बहुआयामी प्रक्रिया कहा है और उन्होंने लोकतंत्र के 2 आयामों का उल्लेख किया है। पहला है राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता, दूसरा है पद प्राप्ति हेतु राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता। सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक द थर्ड वेव डेमोक्रेटिसिज्म इन द लेट 20th सेंचुरी 1991 में लोकतांत्रिकरण के चरणों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र के विकास के निम्न चरण हैं।
पहला चरण 1828 से 1926 जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में लोकतंत्रीकरण हुआ। दूसरा चरण है 1943 से 1962, इसके अंतर्गत भारत, इजराइल, अन्य देशों में लोकतंत्रीकरण हुआ। तीसरा चरण आता है 1974 से 1991, इसके अंतर्गत पुर्तगाल, स्पेन जैसे देशों में लोकतंत्रीकरण हुआ है। रेंस के डोरेंस फ्लीट ने हंटिंगटन के वर्गीकरण को अस्वीकार करते हुए कहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद लोकतंत्र के विकास का चौथा चरण शुरू हो गया है। सुनील खिलनानी ने अपनी पुस्तक एन आइडिया ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत में लोकतंत्र अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सर्वाधिक बड़ा प्रयोग है। वहीं निर्देशित लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो निर्देशित लोकतंत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया में निर्देशित लोकतंत्र का प्रयोग किया गया। तत्कालीन शासक सुकर्णो ने यह कहा कि सभी दलों को शासक के अधीन होना चाहिए और सरकार के द्वारा सेना और आम जनता पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, और यही निर्देशित लोकतंत्र की प्रमुख अवधारणा भी है। लोकतंत्र एवं विकास। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्विन ने कहा कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः विकास के हित में लोकतंत्र को सीमित करने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन का मत है कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के अनुकूल हैं। उनके अनुसार विकास का अभिप्राय केवल अर्थव्यवस्था का विकास नहीं अपितु मानवीय क्षमताओं का विकास भी है। लोकतांत्रिक शासन मानवीय क्षमताओं के विकास में सहायक होता है और लोकतंत्र में अकाल की घटनाएं नहीं होती हैं। लोकतांत्रिक संक्रमण क्या है? तो सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि राजनीतिक संस्थाकरण लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है और संस्थाकरण के अभाव में लोकतंत्र का क्षरण हो जाता है। हंटिंगटन के अनुसार सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति राज्य के द्वारा करने से लोकतंत्र स्थायी बनता है। 1993 में हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले कर्ता का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया। पहला, विपक्षी दल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिस्थापन होता है। दूसरा, शासक एवं विपक्षी दल समान रूप से महत्वपूर्ण शासन पर प्रतिक्रिया करते हैं तो पार स्थापन होता है। तीसरा प्रकार रूपांतरण है। दोस्तों, हम बात करते हैं इस टॉपिक के अगले वीडियो के अगले टॉपिक पर, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे निर्वाचन पद्धति। तो बहुल मत प्रणाली क्या है? इसका मुख्य नियम है जो सबसे आगे जीत उसकी। इसमें निर्वाचित उम्मीदवारों के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी नहीं होता है। इस प्रणाली को इकहरी सदस्यीय बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें कई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। यह प्रणाली ब्रिटिश संसद, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, भारतीय लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं इत्यादि चुनाव में अपनाई गई है। दूसरी जो है निर्वाचन पद्धति वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस पद्धति का प्रतिपादन 18वीं सदी में अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1857 में किया था, इसलिए इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं। इसका उद्देश्य मतदाताओं को अपने वोटों की संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है ताकि बहुमत के साथ साथ अल्पमत को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। इसमें निम्न पद्धतियां प्रमुख हैं। पहला है एकल संक्रमणी मत प्रणाली। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या चाहे कितनी हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत का अधिकार होता है। चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा के बराबर मत प्राप्त होना आवश्यक होता है। डोप के अनुसार चुनाव कोटा जो होता है, उन्होंने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोटों की संख्या बटे रिक्त स्थानों की संख्या +1 और टोटल में +1 करने से चुनाव कोटा निकलता है। जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में चुनाव कोटा के बराबर वोट मिल जाते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग आयरिश गणराज्य तथा माल्टा के राष्ट्रीय चुनाव में किया जाता है। दूसरा है सूची प्रणाली, जिसे लिस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं। इसमें मतदाता को विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की सूचियां दी जाती हैं और अपने मतपत्र पर उनमें से किसी एक की सूची पर निशान लगा देता है। उम्मीदवारों का चुनाव इस आधार पर होता है कि सूची में उनका क्रम क्या था और प्रत्येक दल को कितने वोट मिले। कहीं कहीं मतदाता सूची को में भिन्न क्रम में मतदान करने की छूट होती है। स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग के विधानमंडलों के चुनाव में मतदाता सूचियों में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि जर्मनी और इजराइल के विधानमंडलों में चुनाव में नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। अगली जो चुनाव पद्धति है वो है अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली। इस व्यवस्था में 2 चुनाव पद्धतियों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। इसे टॉप अप मेंबर्स चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग जर्मनी, इटली, रूस, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड की संसद और वेल्स विधानसभाओं के चुनाव में किया जाता है। इस प्रणाली में 50% सीटों के लिए सूची प्रणाली का प्रयोग तथा शेष सीटों को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर भरा जाता है। उसके बाद अगली प्रणाली आती है एकत्रित मतदान योजना, कुमुलेटिव वोट सिस्टम। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य उस क्षेत्र से चुने जाने हों।
मतदाता को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो अपने सभी मतों को किसी एक उम्मीदवार को ही प्रदान करे या उन्हें विभक्त कर दे। फिर आता है बहुमत प्रणाली। जब एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार खड़े हों और चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी हो, अर्थात उसे मान्य वोटों में से 50% अधिक वोट अवश्य प्राप्त करने हो, तो इस नियम को बहुमत प्रणाली कहा जाता है। इसकी 2 विधियां हैं। पहला है वैकल्पिक मत प्रणाली। इसमें मतदाता वरीयता क्रम में मतदान करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता वोटों से पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम प्रथम वरीयता वोट मिले हों उसे मुकाबले से बाहर निकालकर उसकी द्वितीय वरीयता को अन्य उम्मीदवारों की प्रथम वरीयताओं में जोड़ देते हैं। जब तक किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस पद्धति को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सदन, अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपतियों के निर्वाचन में अपनाया जाता है। दूसरी है द्वितीय मत प्रणाली। इसमें मतदाता एक ही मत देता है। यदि इससे किसी उम्मीदवार का पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो पूर्ण बहुमत निश्चित करने के लिए दोबारा मतदान होता है, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में। इस चुनाव प्रणाली के संबंध में कहा जाता है कि मतदाता पहली बार दिल से वोट करते हैं, दूसरी बार दिमाग से वोट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी निर्वाचन प्रणाली है जिसमें मतदाता पहली बार दिल से वोट करते हैं और दूसरी बार दिमाग से। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, द्वितीय मत प्रणाली में ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है। तो साथियों, ये था आज का राजनीति विज्ञान का एग्जाम टाइम सीरीज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने निर्वाचन प्रणाली और अभिजन सिद्धांत, शक्ति के अभिजन सिद्धांत के साथ साथ जो है पराश्रितता के सिद्धांत को डिस्कस किया, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री आपका जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।